नमस्कार। संस्कार धानी से शुरू हुए कॉफी हाउस विचार मंच पर मंथन जबलपुर विकास की संभावनाओं को लेकर हम हर शनिवार करते हैं। शनिवार के साथ आज हमारे बीच में विशेष रूप से रविवार को मौजूद हैं जबलपुर के कलेक्टर कर्मवीर शर्मा। कोरोना काल में जिन्होंने जबलपुर की कमान संभाली और बढ़ते कोरोना के बीच में जो लोगों के मन में निराशा घर कर रही थी, कोरोना को लेके, कोरोना का फियर जो था, डर था, उसको निराशा से बाहर ले आए और जबलपुर आज कोरोना के मामले में बेहतर स्थिति में है और लगातार सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है। सकारात्मक दिशा में लोगों के अंदर कोरोना को लेके एक मजबूत भाव पैदा हुआ है, लोग सतर्क हैं और डर कम हुआ है। आज हमारे बीच में जबलपुर शहर की संभावना को लेकर अपने विचार व्यक्त करने के लिए मंच पर मौजूद हैं। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं कॉफी हाउस विचार मंच की तरफ से। आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉफी हाउस विचार मंच पर। हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि किसी भी शहर के डेवलपमेंट को लेकर एक परिकल्पना होती है। एज ए डीएम आपने जबलपुर को देखा, समझा, कितनी संभावनाएँ हैं जबलपुर के विकास को लेकर, क्या नज़रिया है आप? देखिए, अभी लगभग 3.5-4 माह पूर्व मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया था और उस समय जो कोरोना है वो पीक पे चल रहा था और विभिन्न प्रकार की समस्याएं उस समय थी, लेकिन हम लोगों ने धैर्य के साथ में यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि है, यहाँ की जनता, यहाँ की मीडिया, यहाँ के जो गणमान्य नागरिक है, उन लोगों के साथ बैठकर विचार विमर्श करके और हम लोगों ने एक ऐसी रणनीति बनाई कि जिससे हम कोरोना की जो स्थिति है उससे बाहर निकलें। और पिछले 3-4 महीने का जो प्रयास थे उससे परिणाम भी सामने है कि लगभग पिछले 2 महीने से हमारा जो पॉजिटिविटी रेट किसी ज़माने में जब पीक चल रहा था उस समय 18-20% पर डे था, वो आज घट के 2-3% पे आ गया है। और चूँकि कोरोना ने हर चीज़ को ब्लॉक कर लिया था, कोरोना के कारण जो है इकोनॉमी में भी इफेक्ट आया था, लोगों के रोजगार पे भी इफेक्ट आया था, विकास के काम भी जो है वो रुक गए थे और साथ साथ में लोगों के मन में एक थोड़ा सा नकारात्मकता वो चीज़ भी आई। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने इस पर काबू करने की कोशिश की और सब लोगों को साथ में लाने की कोशिश की तो धीरे धीरे सकारात्मकता आने लगी। और बीच के जो त्यौहार थे उसको भी लोगों के, उसमें भी एक समस्या थी, लोगों के बीच में मन में भावना थी कि कहीं ये और स्प्रेड ना हो, वो भी हम लोगों ने बहुत कुशलता से करने की कोशिश की और उससे भी जो है बहुत कुछ कंट्रोल में आया। त्योहारों के कारण, शादियों के सीजन के कारण इकोनॉमी में जो है वो एक उछाल आया है और वर्तमान में स्थिति ये है कि अब जो स्थिति है जन सामान्य बिल्कुल सामान्य स्थिति में आ गया है। और विकास के लिए, किसी भी शहर के, जिले के विकास के लिए उसकी इकोनॉमी को मजबूत होना जरूरी है और हम इसी दिशा में काम भी कर रहे हैं। जहाँ तक आगे की संभावनाओं की बात है तो विकास के जितने भी नए आयाम हैं जिसमें कि जो कोरोना के कारण कंस्ट्रक्शन वर्क हमारे रुक गए थे, तो हम लोगों की फोकस एरिया वो है कि जो कई महीनों से कंस्ट्रक्शन वर्क रुके हैं उनको फास्ट ट्रैक पे लाया जाए। विशेष रूप से शहर के जो स्मार्ट सिटी के जो वर्क हैं, क्योंकि जबलपुर स्मार्ट सिटी है और स्मार्ट सिटी के लगभग 30-40 अलग अलग एंगल्स में वर्क हैं जिसमें हम लोगों ने रिव्यू करके उनको फास्ट ट्रैक पे लाने की कोशिश की। तो इसके परिणाम अब आगे आपको विकास के रूप में आगे दिखाई देंगे। साथ साथ में ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा को, प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने नई योजना भी लॉन्च की थी जिसमें ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर जो हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, छोटे छोटे लोग हैं जो कि खुद पैदावार करते हैं और खुद बेचते हैं, छोटे छोटे दुकानें लगा के, रेडी लगा के, तो उन लोगों को रोजगार मिले, उन लोगों को विकास की धारा में शामिल हो और उन लोगों को लोन आसानी से मिल जाए। ऐसी चीज़ों के लिए हम लोगों ने फोकस किया है अभी ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उसके अच्छे परिणाम आए हैं। आप देखेंगे कि यदि नरेगा के रोजगार की हम बात करें तो पिछले साल में जो साल भर में अचीव किया था वो हमने दिसंबर महीने में अचीव कर लिया है। जो प्रतिदिन कभी 30,000 कभी 25,000 मजदूर एक दिन में लगते थे, आज की तारीख में वो 34-35,000 प्रतिदिन लग रहे हैं। तो और अभी तक के सर्वाधिक रिकॉर्ड में जो है लगे हैं। तो ये सब जो हैं ये काम विकासात्मक काम है और फिर ये विकासात्मक काम आगे जो है इकोनॉमी को मजबूत भी करेंगे, रोजगार भी देंगे। तो ये कई आयाम हैं, शहरी क्षेत्र के विकास भी और ग्रामीण क्षेत्र के विकास का संयुक्त परिणाम जो है हम लोगों ने करने की कोशिश की है। और क्या संभावनाएं देख रहे हैं जबलपुर के डेवलपमेंट को लेकर? किन, मतलब मल्टी डायमेंशनल अगर हम बात करें तो किन के क्षेत्रों में आपकी नज़र में संभावनाएं हैं डेवलपमेंट? देखिए, विकास की यदि हम बात करें तो बहुत ही अपार संभावनाएं जबलपुर में हैं, क्योंकि फर्टाइल माइंड है।
युवा शहर है और जो यहाँ के अधिकतर नागरिक हैं वो युवा हैं, लोग पढ़े लिखे हैं और कुछ अपना कुछ अच्छा करना चाहते हैं। एक मन में ये भी जज्बा भी है कि जैसे इंदौर और भोपाल में एक विकास की धारा तेज़ी से बही है, वैसी ही जबलपुर भी उस दिशा में तेज़ी से दौड़े। ये यहाँ के युवा के मन में मैंने पिछले 2-3 महीने में जो फील किया है, लोगों से मिला हूँ, गणमान्य नागरिकों से मिला हूँ, तो ये सब चीज़ सामने आई है। उस ऊर्जा को उपयोग करके हम आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपको याद हो तो पिछले महीने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोडमैप प्रस्तुत किया था और उससे पूर्व जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का रोडमैप प्रस्तुत किया था कि ये एक प्रकार से हमारे लिए आपत्ति मतलब एक विपत्ति का समय उसको अवसर में बदला जाए। जी जी। उसी तर्ज पे उन्हीं के तारतम्य में जो है आत्मनिर्भर जबलपुर के कंसेप्ट पे हम वर्क कर रहे हैं कि जबलपुर अपने आप को जो है आत्मनिर्भर बनाए, विभिन्न माध्यमों से अपने आप को आत्मनिर्भर बनाए। वो हो सकता है रोजगार के माध्यम से हैं, जैसे मैंने अभी रोजगार की चर्चा की, विकासात्मक मामले में है, जैसे कि मैंने अभी विकासात्मक बात की। इसके साथ साथ में जो यहाँ के, जैसे यहाँ की जो यूएसपी है, यहाँ का जैसे एक गारमेंट है, गारमेंट इंडस्ट्री है, तो गारमेंट क्लस्टर को जो है डेवलप किया जा सकता है। यहाँ पे पर्यटन की अपार संभावना है, तो पर्यटन के क्लस्टर्स में इसको जोड़ के और उसके और इंस्टीट्यूट्स को जोड़ के उसको एग्रेसिव मार्केटिंग पे आ सकते हैं। तो एक ये चीज़ हमारे सामने आई। अभी आईटी सेक्टर में यहाँ के जो है कई लड़के बाहर पढ़ने जाते हैं, बाहर जो है पढ़ के आए हैं और अच्छी डिग्रियाँ लेके आए हैं। आईटी पार्क का जो है कंसेप्ट अभी धीरे धीरे यहाँ आया है और अभी इनिशियल फेज में स्टार्ट भी हो गया है। तो आईटी सेक्टर में जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो है वो विकास का एक मॉडल बन सकता है। महाकौशल रीजन में जो है फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो फॉरेस्ट से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं ये हमारे रोजगार का अवसर भी बढ़ाएंगे और हमारी इकोनॉमी को बूस्ट भी करेंगे। तो ये एक विकास का एक जो है एक सेक्टर है जिस पे कि हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो ऐसे विभिन्न आयाम हैं जिन पे हम लोग जो है टेक्सटाइल है, आईटी है, पर्यटन है और इस टाइप की चीज़ें हैं। अभी एक चीज़ और सामने आई है कि आत्मनिर्भर भारत में हमारे यहाँ पे जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में देखा जाए तो मटर का बहुत अच्छा है और ये एक्सपोर्ट क्वालिटी के मटर हैं। तो मैं अभी उस पर ब्रांडिंग करने पे फोकस में कर रहा हूँ कि जबलपुर के मटर को विश्व स्तर पे पहचान मिले, इसके लिए हम ब्रांडिंग करना चाह रहे हैं। उसकी पूरी चेन को डेवलप कर रहे हैं हम लोग। यहाँ से चेन की डेवलप मतलब जो प्रोडक्शन करने वाला किसान से लेके तो जो एक्सपोर्ट करने वाला व्यापारी है वो सब एक बैनर तले आए, तो उस पर हमारा जो है ये फोकस आ रहा है। तो ये एक तो मुद्दा है। साथ साथ में ये सांस्कृतिक नगरी है, मतलब आर्थिक गतिविधि के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियां भी महत्वपूर्ण है, सामाजिक गतिविधियां भी महत्वपूर्ण है और आर्ट जो कला क्षेत्र है उसके संबंध में महत्वपूर्ण है। तो जो सांस्कृतिक नगरी है, संस्कार धानी कहलाई जाती है, संस्कारवान लोग हैं। तो सांस्कृतिक गतिविधियों को हम लोग चूंकि अभी कोरोना के कारण बड़ा रूप नहीं कर पाए, लेकिन आगे यहाँ के लोगों के साथ सहयोग मिलके जो यहाँ पे नर्मदा महोत्सव होता है उसको एक बड़े लेवल पे ब्रांड के रूप में, एक बड़ा उत्सव के रूप में हम लोग इसको बताने का प्लानिंग कर रहे हैं। जो अभी शायद 2 दिन का होता है उसको 3 या 4 दिन का करके, और उसको फिर एक ऐसा इसको करना चाह रहे हैं कि जिससे केवल सांस्कृतिक गतिविधियां ही ना हो, उस मेले में आर्थिक गतिविधियां भी हो, यहाँ की कल्चर, यहाँ का आर्ट, यहाँ की पहनावा, यहाँ का खान पान, यहाँ के रीति रिवाज का डिस्प्ले हो, एक प्रेजेंटेशन हो उस चीज़ में। उस जगह पर फिर देश विदेश के लोग भी आएँ। जैसे कुछ जगहों के मेले बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं, हाट बाजार, दिल्ली हाट, दिल्ली बाजार हरियाणा में होते हैं, कई जगहों पे साउथ में भी होते हैं। तो ऐसे ही कोई एक ऐसा जबलपुर को हब के रूप में, और उससे भी पर्यटन का भी विकास होगा। फिर यहाँ के छोटे छोटे जो क्राफ्ट वाले लोग हैं या हैंडीक्राफ्ट बना रहे हैं, या यहाँ के खान पान है, या यहाँ का जो है कोई कौशल है, कोई आर्ट है, कोई, उन लोगों को भी प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो ये एक सांस्कृतिक पक्ष को मजबूत करने वाली बात है। जहाँ तक आर्ट की बात है या कला संस्कृति की बात है, तो ये इस टाइप के प्लेटफॉर्म तो वो साथ साथ में मिलते ही हैं। साथ साथ में जैसे अभी हमने इनिशिएटिव लिया था डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल के तहत, जो कि ये गतिविधियां करती है टूरिस्ट प्रमोशन और अन्य गतिविधियों का। तो इसमें जो बाहर से लोग आकर्षित हों पर्यटन के रूप में भी और अन्य गतिविधियों में, उसमें एक फिल्म इंडस्ट्री भी एक क्षेत्र है। और आपने अभी देखा होगा, या अभी 5-7 दिन पहले न्यूज़पेपर में भी आया, हमने भी चर्चा की थी कि साउथ का एक बहुत अच्छा ग्रुप जो है वो यहाँ अपनी नेक्स्ट मूवी के लिए यहाँ पर प्लान किया है उन्होंने, और वहाँ शूटिंग भी उनकी का प्रारंभिक स्थिति शुरू हो गई है। तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं यदि आएंगी तो एक बड़े स्तर पे कैनवास में जबलपुर और आसपास के क्षेत्र हैं जो हैं वो उद्घाटित भी होंगे,
और साथ साथ में फिर उसकी इकोनॉमी भी यहाँ होगी। फिर यहाँ के जो कलाकार हैं उनको भी एक अवसर मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा उनको भी। तो ये भी हमने प्रयास किए थे उसमें, और वो फलीभूत भी हुए हैं राज्य शासन की मदद से, कि एक इंडस्ट्री जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है या साउथ की जो मूवी इंडस्ट्री है उनके लोग भी जो है हमारे समक्ष यहाँ पर आए हैं। तो कई सारे डायमेंशंस हैं, ऊर्जावान शहर है, बहुत ही संभावना से भरा हुआ शहर है, संभावना से भरा हुआ जो है ये जिला है, और बहुत प्राचीन जिला है, आध्यात्मिक नगरी है, सांस्कृतिक नगरी है। तो हर डायमेंशन को इसमें विकास के अवसर भी हैं। इसको यदि हम लोग सभी मिलकर करते हैं तो निसंदेह जो है एक अच्छा चीज़ हम लोग जो है समाज को और जिले को दे पाएंगे। अभी लगातार जिला प्रशासन की तरफ से कुछ कार्यवाही चल रही है किसानों के लिए, जो प्रोडक्ट होते हैं, खाद है या कीटनाशक है, तो बहुत सारी मात्रा में जबलपुर में आप कार्रवाई कर मिल रहे हैं। तो ये कार्रवाई क्या हो, कैसे ये डेवलप हुई, इस पर देखिए, राज्य शासन की सीधी मंशा है कि किसानों को उनका हक और वाजिब दाम मिलना चाहिए। और राज्य शासन जो है, ये सरकार हमेशा, माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार बोल चुके हैं कि ये किसानों की सरकार है। तो किसान हमारे लिए हमेशा से प्रायोरिटी रहे हैं, प्रशासन के लिए भी किसान प्रायोरिटी रहे हैं। आपने देखा होगा कि किसानों के कई सारे आयाम हैं, जैसे कि उपार्जन की गतिविधियां चल रही हैं अभी। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में धान का उपार्जन किया जा रहा है। तो पिछली बार 71 केंद्र थे, हमने किसान के हित में आज 107 केंद्र स्थापित किए हैं। पिछली बार जो है वो 39,000 लोग रजिस्टर्ड हुए थे, इस बार 46,000 लोगों को हमने रजिस्ट्रेशन कराया। पिछली बार इतनी समय तक जो है वो 2 या 2.5 लाख मेट्रिक टन का उपार्जन हुआ था, अभी 3.5 लाख क्रॉस कर चुका है उपार्जन में। तो ये चीज़ें जो हैं हमने किसानों को एक प्रोएक्टिवली गवर्नेंस देने की कोशिश की है, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान भी हो और उनके प्रोडक्ट को हम MSP पे या अन्य माध्यमों में कर पाएँ। दूसरी तरफ किसानों के वाले लोग हैं उन पर भी कार्रवाई जरूरी है। और आपको अवगत हुआ कि कोई 8 से 10 दिन पहले ही हमने 10-12 दिन पहले ऐसे एक बहुत बड़े गिरोह का हमने पर्दाफाश किया था। हमारी पुलिस की टीम और हमारे कृषि विभाग की टीम, हमारे राजस्व का अमला, इन सब लोगों ने संयुक्त कार्रवाई की थी। और अवैध खाद बनाने वाले, अवैध कीटनाशक बनाने वाले, जिनका कोई अता पता ही नहीं है, जिनकी कोई कंपनी का नाम नहीं है, ऐसा जो है कई समय से चलता आ रहा था यहाँ पर, उसको हमने रंगे हाथ पकड़ा वहाँ पर। और कई सारे जो है अवैधानिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हमने किया, और फिर वहाँ से जो लिंक मिले तो वो फिर अलग अलग जगह ऐसी कम से कम 10 से 12 जगह छापामारी कार्रवाई की, उनको सील किया, 5 FIR दर्ज हुई है। और जो अभियुक्त है, जो मेन पर्सन था जिसलिए जब चला रहा था, उसके विरुद्ध मैंने NSA भी किया है, तो अभी जेल में बंद है। तो ये करने का उद्देश्य ये है कि भाई किसानों के साथ में कोई व्यक्ति अन्याय नहीं कर सकता, किसानों को गलत प्रोडक्ट नहीं देना चाहिए। इसके लिए हम कटिबद्ध हैं और उसके लिए जो है हम किसी भी हद तक जाएंगे। ये कार्रवाई लगातार, बिल्कुल ये शुरुआत है। मैं तो हमेशा से कहता आया हूँ कि अभी तो हमारे 3 महीने तो जो हैं वो कोरोना में चले गए। तो 3 महीना हमारा कंसंट्रेशन, पिछला 4 महीने में से 3 महीना हमारा कोरोना में कंसंट्रेशन था। आगे भी कोरोना रहेगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा हम रिलैक्स हुए हैं तो फिर हम इन गतिविधियों में फोकस करना शुरू किया है। तो ये जो खाद बीज वाली गतिविधि है, ये तो एक उदाहरण है। आप देखेंगे कि माफियाओं के विरुद्ध भी हमने कार्रवाइयाँ की है। शासन की प्राथमिकता रही है कि ऐसे माफिया जिन्होंने प्रशासन को जो है टैक्स का चोरी करवाया है, ऐसे माफिया जिन्होंने शासन की भूमि पर अवैधानिक रूप से कब्जा किया है और उससे लाभ कमाने की कोशिश की है, ऐसे माफिया जिन्होंने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की है और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करके इतना खौफ पैदा किया है कि लोग जो हैं उसके विरुद्ध कुछ बोल नहीं सकते। उन लोगों की कमर तोड़ना जो है प्रशासन की प्रथम प्राथमिकता है, और भय मुक्त वातावरण देना शासन की प्राथमिकता है। उसी के नक्शे कदम में हम लोग जो हैं उसको युद्ध स्तर पर उस काम में लगे हुए हैं। और आपको अवगत है ही, पिछले 1-1.5 महीने में हमने करीबन 15-20 ऐसी बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं, अलग अलग लोकेशन में, पूरे शहर के अलग अलग पार्ट में की है। और लगभग 40-50 करोड़ रुपए की जो है शासकीय भूमि जो वर्तमान मूल्य है उसको मुक्त करवाया है। साथ साथ में जो ऐसी गतिविधियां करने में लिप्त हैं, जैसे भू माफिया हैं, ड्रग्स माफिया हैं, सट्टा माफिया हैं, जिनका सदियों से चलता आ रहा था यहाँ पर, उन सबको तोड़ने की कोशिश की है। उनके घर जो अवैधानिक रूप से बने हुए थे उनको भी गिराया है, डिसमेंटल किया है, ताकि उनका गुरूर खत्म हो। तो ये सरकार जो है या हमारा जो उद्देश्य है वो जनता को बढ़ावा देना है, जनता की
मांग को पूर्ति कराना है, ये एक प्रकार से भयमुक्त वातावरण क्रिएट करना है। एक शासन के प्रति और सरकार के प्रति जो है व्यक्ति का विश्वास जगे, वो चीज़ों को हम फोकस कर रहे हैं। और इसमें जो बाधा कर रहे हैं या जिन लोगों ने अवैधानिक गतिविधियां की है उनको हम लोग क्रश कर रहे हैं। एक निवेदन है, कॉफी हाउस विचार मंच है, कॉफी आपकी ठंडी होगी, अगर कॉफी के साथ थैंक्स आपसे बात होगी तो जी सरकार उसमें है नहीं कोई बात नहीं। अब ये जब माफिया की जब बात आती है शुगर नहीं, कभी इस पर भी जब कार्यवाही के बाद ये लगा कि अगर माफिया को कोई प्रशासन से सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग भी कुछ आइडेंटिफाई हो पाएगा, उन पर भी कुछ हो? नहीं, हम उन पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, इसमें निष्पक्षता बहुत जरूरी है। जी। पारदर्शिता और निष्पक्षता जब तक नहीं होगी तब तक व्यक्ति का विश्वास नहीं जगेगा। तो ऐसे लोग भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनको भी हम लोग हमारे कार्रवाई के कई तरीके होते हैं। ट्रांसफ़र होता है, इंटरनल पनिशमेंट होता है, चेतावनी होती है, आगे सस्पेंशन भी होता है, बर्खास्त की भी होती है। कई स्तर होते हैं, अलग अलग स्तरों पे गतिविधियां जो हैं वो चल रही हैं। अभी कोरोना चल रहा था, फिर नए स्ट्रेन की भी बात आई और अब वैक्सीन की बात आई, तो इन जो वातावरण बना है अभी ड्राई रन भी 2 दिन पहले अपने शुरू किया और संभावना है अगर कुछ दिनों में वैक्सीनेशन भी होने लगी, तो इसको लेकर क्या प्रशासन? देखिए, नए स्ट्रेन की जहाँ तक बात है, जितने भी ऐसे लोग जो पिछले 1 माह में यूके से आए थे उनको हमने प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई किया था और राज्य शासन की मदद से उनकी लिस्ट आइडेंटिफाई करके उनके घर पे व्यक्तिशः जाकर हमारे अधिकारियों ने उनसे संपर्क किया और उनकी टेस्टिंग की थी। ऐसे जितने भी लोग थे उन सब की टेस्टिंग हमने की और उसमें एक को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव पाए गए और वो अंडर ऑब्जर्वेशन में, होम आइसोलेशन में। जो एक पॉजिटिव आई थी महिला, वो भी उसको भी पर्याप्त दिन हो गए हैं। वो पिछले महीने 12 तारीख को आई थी, आज लगभग 10 तारीख हो गई है, 1 महीना बीत गया है। वो ठीक है, कंफर्टेबल है और वो भी आइसोलेटेड वे में जो हैं अभी हैं। उनका भी जो डिटेल्स हैं वो हमने जीनोम टेस्टिंग और उसकी जो आगे रिसर्च के लिए हमने उसको सैंपल को बाहर भेज दिया है। वो भोपाल के माध्यम से वो दिल्ली गया है। तो अब नए स्ट्रेन जैसी इश्यू तो अब नहीं है, जहाँ तक हम लोगों ने किया है। आगे के लिए भी हम सतर्क हैं। जहाँ तक वैक्सीन की बात है, तो वैक्सीन का आने का दिन और तारीख और समय तो जो है वो शासन बताएगी, उसके आधार पर ही होगा। लेकिन हाँ, उसकी जो प्रारंभिक तैयारियां हैं, उस प्रथम चरण के लिए प्रारंभिक तैयारियां हमारी पूर्ण हो चुकी हैं। हमने अभी 2 दिन पहले ड्राई रन भी किया उसका, जो सफलतापूर्वक हम लोगों ने किया है। प्रथम चरण में स्वास्थ्य कर्मचारी जितने भी हैं, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए, चाहे वो प्राइवेट स्वास्थ्य विभाग हो या हमारे शासकीय हो, उनसे जुड़े हुए लोगों का वैक्सीनेशन होगा। उनके नाम आइडेंटिफाइड किए जा चुके हैं, उनको कंप्यूटर पे एंट्री कर लिया है। उनके जो फोटो आईडी कार्ड है, उनके डिटेल्स हमने ले ली है। ये लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं। उन रजिस्टर्ड लोगों को, ऐसे लगभग 22,000 लोग रजिस्टर्ड हुए हैं। ऐसे 22 पहले चरण में उन रजिस्टर्ड लोगों को ही वैक्सीनेशन होगा, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं। जैसे ही वो हमारे पास में उसकी जानकारी और वैक्सीन आती है, हम लोग विद इन आवर वो काम शुरू कर सकते हैं। हमारे साथ टाइम्स ऑफ इंडिया से नीलेश चौधरी हैं। नीलेश जी बताएं। नमस्कार सर, ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ब्यूटिफिकेशन की बात करता है शहर में और एक व्यवस्थित वातावरण इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर अदर एक्टिविटीज़ है। तो क्या टाउन एंड कंट्री प्लानिंग भी ऐसे प्लान ला सकती है शहर में ब्यूटिफिकेशन हो उसके लिए? क्योंकि ऑलरेडी इन लोग भी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जो है वो शहर के फ्यूचर का के हिसाब से एक्सपेंशन कैसे होगा, किस भूमि का क्या उपयोग होगा, किस मद की भूमि होगी, वो एक विकास का एक प्लान बनाती है और उस विकास के प्लान पे ही फिर आगे के कंस्ट्रक्शन और वो गतिविधियाँ होती हैं। तो वो तो स्मार्ट सिटी के जितने भी प्रोडक्ट है या काम हैं, वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के उस मैप पे ही निर्भर होते हैं और उसी के आधार पर उनकी सहमति से ही हम आगे बढ़ते हैं। तो वो फॉरेस्ट हो या टाउन कंट्री प्लानिंग हो से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, उन सबको एड्रेस करते हुए ही हम आगे बढ़ते हैं। उसमें सर एक कंपोनेंट ला सकते हैं, स्मार्ट रूट होना चाहिए शहर, रोड स्मार्ट। हाँ, किया जा सकता है बीच बीच में। जैसे नगर विकास का जो है रोड मैप 2021 का क्या है, 2021 के बाद में फिर 10-12 साल बाद, 15 साल बाद फिर करते हैं।
तो 2031 की स्थिति में क्या होगा, 2051 की स्थिति में क्या हो सकता है, ये स्टेप बाय स्टेप जो है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जो है उसको करती है और हम लोग उसको समाहित करते हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, बिल्कुल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए ये आता ही है, हमने उसको साथ शामिल कर रखा है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इंग्लिश में। डिजिटल इंडिया एक्सप्रेस से राकेश मिश्रा हैं। राकेश जी, आपने दो काम पूरा करे शहर, उसको सराहा भी रहा है। एक अंगदान केयर बाय कलेक्टर, उससे शहर की जनता पे एक उम्मीद जाती है। इसमें जैसे कि जिस तरीके से भू माफिया हो रहे हैं और भी कार्रवाई चल रही है, इसमें निजी स्कूलों को लेकर अभी जो ऑनलाइन एजुकेशन का है, हम लोगों के पास बहुत शिकायतें आती हैं उनसे। अभिभावक ये बोलते हैं कि हमारी शिक्षा हो, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो, लेकिन हमसे फीस पूरी ली जा रही है। उसको यदि कहीं ऐसे प्रशासन शासन बैठ कर सेटलमेंट करा दे कि एक निर्धारित फीस हो जाए, तो इस पर इस दिशा में क्या काम हो सकता है? देखिए, जहाँ तक अंगदान और देहदान की बात है, ये कंसेप्ट बहुत पुराना है, लेकिन शहर में मैंने देखा था कि ये चीज़ें अभी थोड़ी वीक है। इस मामले में इंदौर बहुत आगे है, वहाँ पर एक बड़ा समूह वर्क करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ हमने आह्वान किया था और मुझे खुशी है कि यहाँ के लोग बहुत प्रोग्रेसिव हैं, बहुत प्रगतिशील विचारधारा वाले हैं और पिछले 1 महीने में ही हमें 15 से 20 लोग ऐसे व्यक्तिशः संपर्क कर चुके हैं जिन्होंने आवेदन दिया कि भाई हम देहदान करने के लिए तैयार हैं या अंगदान करने के लिए तैयार हैं। जब भी हमारी ऐसी स्थिति आएगी हम बिल्कुल हमें आमंत्रित करें। तो मेरा इस मंच के माध्यम से आग्रह है कि ब्लड डोनेट भी करें और अंगदान और देहदान के लिए भी आगे आएँ, ताकि वो मेडिकल साइंस में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उसको वो समय पर मिल पाए। जहाँ तक केयर बाय कलेक्टर की बात है, ये विचार हमारे मन में जब हम कोरोना संबंधी काम कर रहे थे तो कई सारे लोग जो हैं मिलने व्यक्तिशः आते थे और व्यक्तिशः मिलने का पूरा प्रयास भी करते थे। दिन भर या रात में भी 8 बजे 9 बजे के आसपास में घर ऑफिस से घर जाता हूँ, तब भी 4-5 लोग मिल जाते थे कि भाई ये चीज़ें हैं। तो तब फिर हमें मन में आया कि व्यक्तिशः हम हो सकता है कि हज़ारों लोगों से ना मिल पाएँ और कोरोना के कारण संभव भी नहीं था, तो हम एक नंबर पब्लिक डोमेन में डालें जिसमें कि व्यक्ति अपना व्हाट्सएप के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से जानकारी दे। और जो बहुत ही गंभीर प्रकृति की चीज़ें हैं, वैसे तो शिकायतें हैं और जानकारियाँ और वो सब चीज़ें कई माध्यमों से हमें मिली जाती है, लेकिन जो गंभीर प्रकृति की इमीडिएट रिस्पॉन्स करने वाली जो चीज़ें होती हैं उस पर हम सीधा रिस्पॉन्ड करें। और मुझे खुशी है कि वो लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया और कई सारे लोगों की जान बची उससे, कई सारे नीडी पर्सन को जो है लाभ प्राप्त हुआ। एक फ़ोन तो मेरे पास में रात में 1 बजे आया था, जब मैं यहाँ था भी नहीं शहर में, मैं इंदौर गया हुआ था, और एक नीडी पर्सन है उसको जो है मेडिकल अटेंशन की आवश्यकता थी। मैयर सतना से एक व्यक्ति आया था, रात में ही फिर न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के से मैंने बात की, मैंने रात में 1 बजे बात की और 2 बजे उसका एडमिशन हो गया यहाँ पर, उसकी जान बच गई। 19 साल का लड़का था। तो ऐसे फिर एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन भी मिलता है इससे कि कहीं हम लोग यदि मतलब हमारा पदी दायित्व तो है ही, साथ साथ में एक नैतिक और सामाजिक दायित्व भी है कि ऐसी चीज़ों के लिए यदि हम सक्षम है तो बता पाएँ। जहाँ तक आपने स्कूली फीस की बात की है, निसंदेह इसमें जो समस्याएं कुछ जगहों से ऐसी इंडिकेट हुई है और हमने टीम बनाकर उन जगहों पर जांच भी करवाई है। हमने अभिभावकों से अपील भी की थी कि यदि इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत कर पाए तो हमें दे, ताकि हम लोग उस पर सख्त कार्रवाई कर पाएँ। अनफॉर्चुनेटली अभी तक मुझे किसी ने दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं। इसी बीच में माननीय उच्च न्यायालय ने भी जो है निर्देश प्रसारित किए हैं कि जो ट्यूशन फीस है उसे ही लिया जाए, तो वो हमने नीचे सभी स्कूलों को सर्कुलेट किया है। यदि कोई स्पेसिफिक इशू आता है और कोई स्पेसिफिक व्यक्ति का स्पेसिफिक स्कूल के लिए इशू आता है तो हम लोग तत्काल उस पर रिएक्शन देंगे। इस पर पेरेंट्स का ये कहना है कि जो है वो नैतिक रूप से लें, लेकिन इस पर कुछ प्रशासन एक वीटो डालकर उनसे निर्धारित करें। जैसे 30,000 ले रहे हैं तो भाई 20,000 15,000 एक वाजिब ले लें कोरोना काल में, स्ट्रेस के दौरान, ताकि सबका चल सके। ये स्वाभाविक है कि उनका भी डिपार्टमेंट है, खर्चे लगे नहीं। चूँकि इसमें माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश प्रसारित हो चुके हैं तो वो निर्देश अपने आप में पूर्ण निर्देश हैं और इसी आधार पर राज्य शासन ने जो है स्कूली शिक्षा विभाग ने भी निर्देश प्रसारित किए हैं कि जो उसकी ट्यूशन फ़ी है, जो पहले ही चलती आ रही ट्यूशन फ़ी, उसको ले सकते हैं। ट्यूशन फ़ी फिक्स होती है, जो पहले कोरोना के समय की जो पहले की ट्यूशन फ़ी है वही कंटिन्यू रहेगी। तो इसमें निर्धारण मेरे स्तर पे किसी एक स्कूल के लिए अलग और किसी और स्कूल के लिए अलग वाला कोई मतलब नहीं बनता है। जो ट्यूशन फ़ी चलती आ रही थी केवल उसी ट्यूशन फ़ी को ही लेने वाली बात है। अब
अलग अलग स्कूलों की अलग अलग ट्यूशन फ़ी हो सकती है फैसिलिटीज़ के आधार पर या शैक्षणिक योग्यता के आधार पर। तो जो ट्यूशन फ़ी चल रही है उसी को करने के लिए रहेगा। यदि ट्यूशन फ़ी से इतर कोई जानकारी होती है तो स्पेसिफिक सूचना मुझे दी जा सकती है, हम कार्रवाई करेंगे। प्रवीण मिश्रा है प्रयास का। नमस्कार प्रवीण जी। सर, नर्मदा जी हमारे जबलपुर की एक प्राण संजीवनी है और नर्मदा जी या किसी भी नदी का ऑक्सीजन लेवल अगर कम होता है तो उसके लिए रेत का उत्खनन बहुत जिम्मेदार होता है और जबलपुर इस समस्या से काफ़ी लंबे समय से जूझ रहा है और निश्चित रूप से शासन इसमें बड़ी अच्छी पहल करता है, अच्छी कार्रवाइयाँ भी करता है, लेकिन आज भी इस प्रकार की समस्याओं से शहर जूझ रहा है। एक दूसरा, नर्मदा जी किनारे एक बहुत सुंदर पैथवे डेवलप करने की योजना शासन की थी, उस पर अभी भी कोई बहुत विशेष काम नहीं है। उस पर अगर कुछ देखिए, जहाँ तक रेत उत्खनन की बात है, राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि भाई जो पहले अलग अलग लोग अलग अलग जगह से बिना किसी अनुमति के करते थे, उस संबंध में उसको ख़त्म करके और एक नीति बनाई गई है कि एक जिले में एक व्यक्ति के रूप में ऑक्शन होगा और वो ऑक्शन के आधार पर उस व्यक्ति को एक निर्धारित जगह पर ही अनुमति दी जाएगी और उसके आधार पर यहाँ पर एक ठेकेदार जो है वो रॉयल्टी पे करता है और उसमें करने की यहाँ अनुमति दी जाती है। उसके अलावा कोई व्यक्ति यदि करता है तो हम लगातार कार्रवाई भी करते हैं। अभी 4 दिन पहले ही हमने जो है 2 पोकलैंड मशीन और एक डंपर और ये चीज़ें की है। आज ही एक सुबह एक कार्रवाई हुई है, पुलिस की भी मदद लेते हैं। कुछ जगहों पर हम लोगों को कई बार ये होता है कि शिकायत आती है, हम वहाँ पहुँचते हैं तब तक वो सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो हम लोगों ने अब विभिन्न इलाकों पर चेक पोस्ट बनाने के लिए मन किया है और अभी हम अगले 8-10 दिनों में एक चेक पोस्ट भी बनाना शुरू करेंगे ताकि जो है क्रॉस किसी पर्टिकुलर एक लोकेशन से क्रॉस होकर किसी एक लोकेशन से जाएगा तो वहाँ चेक हो जाएगा कि ये व्यक्ति ईटीपी के माध्यम वाला है, व्यक्ति रॉयल्टी दे के जा रहा है या बिना रॉयल्टी के जा रहा है। तो वो पकड़ में आने में ऐसे कुछ लोकेशन आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मेरे हिसाब से 8-10 दिनों में हम लोग चेक पोस्ट को इस्टेब्लिश भी कर देंगे, उससे बहुत कुछ हद तक ये चीज़ें कंट्रोल में आएगी। जहाँ तक नर्मदा नदी को बेसिकली वो केवल नदी नहीं है, वो माँ के रूप में यहाँ पर जानी जाती है और उसके पास में कॉरिडोर बनाने की और इसकी आपने जो चर्चा की थी वो कॉरिडोर जो है टीएनसीपी के जैसे कि आपने चर्चा की है उसके नॉर्म्स, क्योंकि उसमें एनजीटी के नॉर्म्स भी लगते हैं, टीएनसीपी का भी रहता है कि 300 मीटर तक उसका जो लेवल है उसके 300 मीटर तक जो है कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, नए कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम आगे की गतिविधियां करेंगे। अभी तो फिलहाल हम लोगों का फोकस कोरोना था और अब विकासात्मक कामों में अब शुरू कर रहे हैं, वो चीज़ भी अब आगे ट्रैक पे आएगी। एक प्रधानमंत्री जी का स्वच्छता अभियान चल रहा है, आपने अधिकारियों की नियुक्ति भी की है, नगर निगम भी प्रयास कर रहा है, लेकिन क्या कारण है कि जनता जुड़ नहीं पाती या जाग नहीं रही है, या क्या आप प्रयास करने वाले हैं? देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण जैसे एक मानक है जिससे कि स्वच्छता का पैरामीटर नापा जाता है कि कौन व्यक्ति जो है किस शहर कितना स्वच्छ है। जी। पिछली बार शायद 10 लाख से अधिक वाली सिटी में हमारा 17वां स्थान था। जी। और अभी इस बार हम लोगों ने विशेष प्रयास किए हैं, विशेष रणनीति बनाई है कि जनता को जोड़ा जाए, क्योंकि ये स्वच्छता केवल एक शहर में किसी अधिकारी या किसी संस्था या नगर निगम या नगर पालिका का काम नहीं है जब तक कि जनता जागरूक नहीं होगी। और इसका बेस्ट उदाहरण जो है वो इंदौर है, क्योंकि इंदौर लगातार 4 साल से प्रथम आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि वहाँ की जनता जो है वहाँ से जुड़ी हुई, न केवल अधिकारी कर्मचारी बल्कि जनता भी जुड़ी हुई। इसको लेके हमने एग्रेसिव प्लानिंग भी की है। इस बार के स्वच्छता सर्वेक्षण में जनता से जुड़ी हुई चीज़ों को शामिल करने और नगर निगम को हमने आग्रह भी किया है, उन लोगों के साथ में हम बैठे भी हैं कि जो है उनको साथ में लेके और अलग अलग वार्डों वाइज छोटी छोटी संगोष्ठियाँ आयोजन करके वहाँ के जो लोगों को, गणमान्य लोगों को, वहाँ के मीडिया के साथी हमारे हैं या कोई ऐसा मंच है, उन सबको साथ में लेके हम एक जन आंदोलन इसको बनाएं, ताकि जो 17वां स्थान हमारा 10 लाख से अधिक वाली जनसंख्या वाले शहरों में आया था वो हम अंडर 5 में आ पाएँ देश में। तो उस दिशा में नगर निगम प्रयासरत है, आगे बढ़ भी चुका है। मेरा भी आप लोगों से आग्रह रहेगा कि हम इसको अलग अलग चौपालों में, जैसे आज चाय पे हम लोग बात कर रहे हैं, कॉफ़ी पे बात कर रहे हैं, ऐसे इसको जीवंत बनाएं। हर प्लेटफॉर्म पे हम इसको बताना शुरू करेंगे तो लोग इससे जुड़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये जुड़ेंगे तभी हम लोग जाके जो है कुछ बड़ा कर पाएंगे। अधिकारियों को थोड़ा समन्वय का निर्देश आपकी तरफ से हो, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल वो उतना महत्व दें मीडिया कर्मियों को, संस्कृति कर्मियों को, साहित्यकारों को, उनसे जाकर तालमेल बनाएं तो ज़्यादा एक जो जन आंदोलन की आप बात कर रहे हैं वो आ पाएगी।
ऐसा बिल्कुल सही। हम लोग इस दिशा में और बातें और आगे बढ़ाएं। युवा की बात की आपने, युवाओं को क्या आप अपील है, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं शहर के विकास के लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये शहर युवा शहर है। यहाँ पर व्यक्ति न केवल उम्र के हिसाब से बल्कि सोच के हिसाब से भी युवा है। तो एक प्रकार से मैं यही कहना चाहूँगा हर व्यक्ति को कि शहर के विकास के लिए, जिले के विकास के लिए आगे आए। जो आत्मनिर्भर जबलपुर की हमने संकल्पना दी है, इस संकल्पना को हम साकारित करें। इसके लिए जो जिस फील्ड में है, ऐसा नहीं वो शैक्षणिक गतिविधियां कर रहा है, कोई स्वरोजगार कर रहा है, कोई जो है अपना खुद का रोजगार कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई व्यक्ति अपना धंधा चला रहा है, कोई व्यक्ति अपना कुछ भी गतिविधियां कर रहा है। वो गतिविधियां इस तरीके से चलाए जिससे कि वो न केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ तक ही बल्कि एक शहर के लिए ओवरऑल हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इस सोच के साथ में यदि वो आगे बढ़ेगा तो निसंदेह हम लोग न केवल आत्मनिर्भर जबलपुर की संकल्पना को साकारित कर पाएंगे, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना तक भी हम लोग जाएंगे, क्योंकि बीज वही है। बिल्कुल, आत्मनिर्भरता का जो बीज है वो युवा ही है। वो युवा में से जागृत होगा, वो अंदर की जो ऊर्जा है उसको आप बाहर निकालिए। मेरा आपके माध्यम से युवाओं से यही अपील रहेगी कि अपने अंदर की ऊर्जा को बाहर निकालिए, सकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालिए, आपकी क्षमताओं को बाहर निकालिए, और वो क्षमता ऐसी हो कि न केवल स्वयं के काम के लिए और परिवार तक ही सीमित रहे, बल्कि उसकी दृष्टिकोण जो है वो हमारा जिला, प्रदेश और देश तक जाए। युवाओं को चलिए, आपका संदेश के बाद चलिए। कोरोना के विपरीत काल में कुछ युवाओं को बड़ी निराशा हुई है, कुछ रोजगार से हाथ धोना पड़ा है, विभिन्न कारण हो सकते हैं। उनके लिए कोई ऐसा संदेश कि ताकि वो निराशा से बाहर? देखिए, इसमें शासन ने भी कई सारे जो हैं प्रयास किए हैं और हम लोग व्यक्तिगत स्तर पर भी करते हैं। कई सारे NGOs के माध्यम से मैंने स्वयं भी लोगों को एड्रेस किया है, चर्चा की है, बातचीत की है। हमारी जो स्वरोजगार स्कीम्स हैं ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे मैंने ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर बताई है, और अर्बन एरिया में अर्बन स्ट्रीट वेंडर स्वनिधि स्कीम है केंद्र सरकार की, उसमें लगभग अभी तक 20,000 लोगों को हम लोग ये स्कीम का लाभ लोन के रूप में पिछले 4 महीनों में दे चुके हैं। अभी पिछले कोरोना काल के ही समय की बात करें तो उन ऐसी चीज़ों का आप लाभ उठाएं और आप आगे बढ़ें, मतलब युवा आगे बढ़े और ऐसी चीज़ों का लाभ उठाकर अपने आप को पुनः स्थापित करें। कई ऐसे उदाहरण हैं जो कोरोना काल में तबाह हो गए थे, लेकिन इस लोन के कारण जो है उन्होंने अपने आप को रीएस्टेब्लिश किया और आज फिर उन्होंने अपना जो है धंधा शुरू कर दिया। तो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ तक जो पढ़े लिखे लोग हैं या जिनकी MNC या बड़े इंडस्ट्री में जो है जॉब थी और वो किसी कारण से यदि कम ज़्यादा हुई हैं, तो उनको नया स्टार्टअप जो स्कीम है, नए स्टार्टअप के रूप में उनको बाहर आना चाहिए। रोजगार के नए अवसर हैं वो हम पैदा कर रहे हैं। अभी इसी महीने में 20 तारीख को हम रोजगार मेला भी आयोजित कर रहे हैं, जिसमें बाहर की कई सारी कंपनियां आ रही हैं और ऑन द स्पॉट सिलेक्शन करके उनकी योग्यता के आधार पर लोगों को सिलेक्ट कर रही है। ऐसा हमारा टारगेट है कि हम लगभग 3,000 लोगों को हम लोग इसमें डायरेक्ट रोजगार देने की स्थिति में रहेंगे। तो ऐसे अलग अलग जो हमारी स्कीम है उनका लाभ उठाए, योग्यता अनुसार लाभ उठाए और उस लाभ उठाकर फिर उसमें अपने आप को मजबूत करें। ये विपरीत समय था जो अब मानना चाहिए कि निकल चुका है। अब पुनः नवीन जोश के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में, नई सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़े। और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, बिना मेहनत करें तो कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए मेहनत करने के लिए अपने आप को तैयार करें तो निसंदेह हम लोग इस चीज़ से भी बाहर निकल जाएंगे। आप आए हैं तो एक अवसर का लाभ ये कि जो प्रशासनिक सेवा में आपकी तरह आना चाहते हैं वो क्या अपने आप को किस तरह तैयार करें संक्षेप में? देखिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, मैं सभी युवाओं से कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो UPSC की एग्ज़ाम हो या मध्य प्रदेश PSC की एग्ज़ाम हो या अन्य कोई भी बैंक PO या अन्य गतिविधियाँ भी हों, उन सब में ज़रूरी होता है कि हम उस एग्ज़ाम की जो बेसिक डिमांड है उसके अनुसार अपने आप को ढालें, उसके हिसाब से हम हमारी पढ़ाई करें, उसके हिसाब से हम सिलेबस को तैयार करें और लास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उनके आधार पर अपने आप को उस तरीके से तैयार करें। और साथ साथ में इस पूरी तैयारी में, क्योंकि सिलेबस अलग हो सकता है अलग अलग परीक्षाओं का और पूछने का पैटर्न, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न अलग अलग हो सकता है, लेकिन सब चीज़ कॉमन जो है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, वो है कि पूरे धैर्य के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में, पूरी जिजीविषा के साथ में और पूरे जिसको बोलना चाहिए कि मनोयोग के साथ में पढ़ाई करें। लक्ष्य बिल्कुल हमारा स्पष्ट रखें। जैसे अर्जुन का तीर होता है और आंखें दिखाई देती है, वैसा ही हम लोग कुछ तैयार करें उसको और उस पर फिर पूरी क्षमता के अनुसार
उसमें अपना डेडिकेशन के साथ में पूरे दृढ़ संकल्प के साथ में उसमें यदि आगे बढ़ें तो निस्संदेह सफलता मिलती है। और इसके लिए आवश्यकता इस बात की होती है कि हमारे लक्ष्य के प्रति हमारा समर्पण कितना है। एक उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ कि जब पार्वती जी से पूछा गया कि वो शंभू से का ही वरण करेंगी और किसी का वरण नहीं करेंगी, तो उन्होंने कहा था कि वरण शंभू न तो रहूं कुमारी, मतलब केवल हम वरण करूंगी तो शंभू का करूंगा, अन्यथा कुमारी नहीं जाऊंगी। तो फिर यदि ये डेडिकेशन और ये आपका मतलब उसका एक उदाहरण है ये कि यदि एक निष्ठा ये रहेगी कि भाई हमें ये पद पाना है या ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पूरा करना है, जिसके लिए हम किसी भी हद तक जाकर पढ़ाई करेंगे, अपना समर्पण देंगे, तो हमारा भटकाव ख़त्म करेंगे। जो फालतू की चीज़ें में युवा लग जाते हैं, कई बार उम्र का एक दौर रहता है, उस चीज़ों से हटके हम कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ाई करेंगे तो निस्संदेह फिर कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, बड़ी से बड़ी चीज़ों की सफलता जो है वो बहुत आसानी से मिल जाती है। एकनिष्ठ होकर काम करने की आवश्यकता। जी बिल्कुल, संकल्प का कोई विकल्प नहीं है और पुरुषार्थ का कोई विकल्प नहीं है। आपने बोला भी मेहनत का भी कोई विकल्प। कॉफ़ी हाउस विचार मंच के इस विशेष कार्यक्रम चर्चा चौक में आज हमारे साथ थे जबलपुर जिला के कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा जी, और बहुत सकारात्मक बात उन्होंने कही है कि युवाओं के लिए, पर्यटन के लिए, साहित्य, संस्कृति और समाज के लिए तो निश्चित रूप से आपके मार्गदर्शन में, नेतृत्व में जबलपुर आगे बढ़ेगा, ऐसा हम सब लोगों को विश्वास है। और देश के मानचित्र पर एक अलग तरह से हमारा शहर नज़र आएगा, क्योंकि ये अंचल, परसाई सबका शहर है, ओशो का शहर है, और हम सब लोगों को आत्मविश्वास जगा दिया युवाओं के मन में और हम सब के मन में। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शहर अपनी बात इन दो पंक्तियों में हो सकता कहता है कि मत पूछो क्या सोच रहा हूँ, खुद में खुद को ढूंढ रहा हूँ। अगली बार हम फिर एक नई शख्सियत से बात करेंगे शहर के विकास पर। हम 2 मिनट और शर्मा जी के चाहते हैं। आइए, हमारे स्वागत का थोड़ा सा क्रम है। राकेश जी पर आया, आइए मछली थोड़ा आइए मछली, दोनों मिश्रा जी सर, हम लोगों की तरफ से छोटी सी भेंट है, आगे आइए, आगे जीवंत आपके मार्गदर्शन रहेगा और हम सब लोग चाहते थे आप आएँ। स्क्रीन चमक रही, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, ठीक, बहुत अच्छा लगता है। आ जाओ, के साथ आपकी तस्वीर होनी हमारे साहब के साथ चाहे इसको बंद कर, सर एक फोटो बंद, हाँ नहीं वो एक फोटो नहीं, वो तो बंद हो गया। चर्चा चौक के विशेष कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जबलपुर के कलेक्टर कर्मवीर शर्मा को, जिन्होंने बहुत अच्छी बात की कि एक निष्ठ होकर अगर लक्ष्य को साधा जाए तो सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। और युवाओं के लिए ये सूत्र गांठ बांधकर अगर वो इस सूत्र को गांठ बांध लेते हैं तो सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी और कोरोना से जो निराशा उपलब्ध हुई है वो दूर होगी। हम फिर विशेष कार्यक्रम में किसी शख्स से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।